नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विशिष्टि की संयोजी ऊतक यानी कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। आज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और इसका ज़्यादा विस्तार में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो परीक्षाएं हम लोग दे रहे हैं यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ पर सामान्य विज्ञान से सामान्य ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो हमको सामान्य बातें ही सीखना है। तो हम लोग जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो विशिष्टि की संयोजी ऊतक हैं ये शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है। तो आपको बता दें, जो विशिष्टि की संयोजी ऊतक है ये भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को रंगा संयोजी ऊतक कहा जाता है, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका चित्र हमने यहाँ बनाया है। दूसरा है वसा संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा फैट अथवा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है जालमय संयोजी ऊतक। तो इन तीनों चित्र को हमने यहाँ पर बनाया है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे रंगा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि रंगा संयोजी ऊतक, इंग्लिश में कहा जाएगा पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पहला हम देखेंगे रंगा संयोजी ऊतक। इंग्लिश में कहा जाएगा इसको पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, ये रंगा संयोजी ऊतक पाया कहाँ जाता है, तो शरीर में ये 2 स्थानों पाया जाता है, एक आंख में, दूसरा त्वचा में। आंख में आप जानते हैं रक्तक पटल पाया जाता है। रक्तक पटल का मतलब क्या होता है? रक्तक पटल आँख में पाए जाते हैं। अब मतलब हम नहीं बताएंगे, मतलब है कि रक्तक पटल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इनको कोराइड कहा जाता है। रक्तक पटल इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनको कोरोइड कहा जाता है। और एक होता उपतारा, आँख में दिखाई पड़ा होगा गोला गोला, क्या होता है उपतारा, इसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, तो आंख के रक्तक पटल और उपतारा में पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इनमें जो कोशिकाएं होती है आंखों में, उनको क्या नाम उनका है, उनको क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। इस क्रोमैटोफोर्स नामक जो कोशिका होती है, इसके जीवद्रव्य में अनेक छोटी छोटी रंगक कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि काला, नीला, भूरा, सुनहरी, इस प्रकार के क्या होते हैं रंगक कणिकाएं होती हैं, जिनको कि पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स को मिलेनिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मिलेनिन। मिलेनिन। इसी मिलेनिन के कारण किसी की आंखें भूरी होती हैं तो किसी की काली होती है, किसी की नीली होती हैं, किसी की सुनहरी होती हैं। इसके अलावा त्वचा में भी पाए जाते हैं पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें चर्म उपचर्म होते हैं, चर्म को डर्मिस और उपचर्म को एपिडर्मिस कहा जाता है। इसमें जो पाई जाने वाली रंगक कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मिलेनोसाइट्स कहते हैं। मिलेनोसाइट्स। इसमें जो रंगक कणिकाएं होती हैं, रंगक कणिकाओं का निर्माण कौन करता है? चर्म की बात मैं कर रहा हूँ, त्वचा में। तो इसमें जो रंगक कणिकाओं का निर्माण करता है उस कोशिका को मिलेनोब्लास्ट कहा जाता है। मिलेनोब्लास्ट। और ये मिलेनोब्लास्ट किसका निर्माण करते हैं? रंगक कणिकाओं का निर्माण करते हैं। और उस रंगक कणिकाओं का ये फैगोसाइटोसिस विधि के द्वारा, या जो क्रिया है फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, उन कणिकाओं का भक्षण मिलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं करती हैं, जिसके कारण किसी का शरीर आप देखेंगे सांवला होगा या काला होता है, तो कोई गोरा होता है, कोई कुछ गोरा होते हुए थोड़ा लाल होता है।
तो इन्हीं रंगक कणिकाओं के कारण ही होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वसीय अथवा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, इसमें चित्र भी आप देख लीजिए। इस चित्र में देख सकते हैं ये कणिकाएं हैं, आप देख रहे हैं, ये पिगमेंटेड सेल हैं, जिसको आप अगर आंखों में है तो क्रोमेटोफोर्स कहेंगे, त्वचा में है तो इसको मिलेनोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, ये पिगमेंटेड सेल्स हैं। और यहाँ पर बीच बीच में आप देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा लिम्फोसाइट्स नामक कोशिकाएं, और इसके बीच बीच में जाल बना है, देख रहे हैं ना। ये जाल किससे बना है? ये इलास्टिक फाइबर से बना है, लचीले तंतुओं से ये पूरा इनको जाल में घेरे रखे हैं, और जिस द्रव में पड़ा है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए अब हम इसमें हम देखते हैं वसीय अथवा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वसीय अथवा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ज्यादा लिखना ना पड़े इस तरह। यह है वसीय, ठीक, और यह है फैट ऑब्लिक एडिपोज, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो वसीय संयोजी ऊतक अथवा फैट या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इनका निर्माण सामान्य अंतरालीय संयोजी ऊतक से होता है। उनके सामान्य अंतराली संयोजी ऊतक के रूपांतरण से होता है, मतलब रूप बदल जाता है, अब बन जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये पाए कहाँ जाते हैं? जो अस्थिमज्जा है, जो बोन मैरो है, जो रुधिर वाहिनिकाएँ हैं यानी कि ब्लड वेसल्स हैं, और हृदय की जो सतहों पर खांचे होती हैं, यहाँ पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वसा संयोजी ऊतक है, ये वसाओं से बने होते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसमें बीच बीच में देखिए ब्लड वेसल्स बने हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं यानी कि रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। और ये आपको दिखाई जो पड़ रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है, देखो ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं, ऐसे हो जाते हैं। और बीच में देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैट ग्लोब्यूल्स हैं, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं एडिपोसाइट्स हैं, ये माने वसा कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये देखिए ये फैट सेल्स हैं, और इसी बीच बीच में आपको मास्ट सेल भी दिखाई पड़ेंगे, न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ते हैं। मेरा मतलब ये है, आप समझिए ये सब किस में पाए जाते हैं? ये ऊतक में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ये भी मैट्रिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो अस्थिमज्जा होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, और हृदय के खांचों में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो वसा होता है, वसा काम क्या है? वसा के बहुत सारे काम हैं। पहली चीज, जिस अंग में पाया जाता है उस अंग की सुरक्षा करती है। कैसे? झटका से, दाब से, खिंचाव से, इनसे क्या करता है? अंग की रक्षा करता है। इसके अलावा ये तापरोधन का काम करता है। तापरोधन का मतलब है जो अंदर का ताप है उसको बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर के ताप को, उष्मा को अंदर नहीं आने देता है। तो ये तापरोधन का भी काम करता है। इसके अलावा जो शरीर में आपका जो भोज्य पदार्थ होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इनका क्या होता है? इनका जारण होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऊर्जा निकलती है। लेकिन जो फैट होता है, फैट का भी जारण होता है, और इसमें जो ऊष्मा निकलती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा निकलती है। बात समझिएगा, जो समझ मारी बात ना, तो कितना निकलती है? 2 गुना ज़्यादा निकलती है। अब आपको बता दें, जो वसा है इसमें, वसा 2 प्रकार के हैं इसमें। एक होता है सफ़ेद वसा या श्वेत वसा। श्वेत वसा कोशिका है, दूसरा है भूरा वसा कोशिकाएं या भूरी वसा कोशिकाएं, ठीक है। लिख देते हैं कोशिका हो गया। ये वाइट फैटी सेल्स हैं, और ये क्या है? ब्राउन फैटी सेल्स हैं। दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो वसा की बूंदें होती है, छोटी छोटी बूंदें, ये आपस मिलके बड़ी बूंदें बना लेती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको फैट ग्लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। और इसमें एक ही होते हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा ये कोशिका बन गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए इसमें एक ही है ना, देख रहे हैं ना, एक ग्लोब्यूल्स है, यानी कि एक कोष्ठक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक कोष्ठकीय बोला जाएगा। एक कोष्ठकीय, एक कोष्ठकीय,
ठीक है, या इंग्लिश में कहा जाएगा मोनोलोकुलर, लोकुलर। इसमें इतना बड़ा ये होता है ग्लोब्यूल्स यानी कोष्ठक कि पूरा का पूरा आप देखिएगा जो कोशिका के अंदर जीवद्रव्य होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि ग्लोब्यूल्स ही बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब्यूल बहुत ज़्यादा है, और जो जीवद्रव्य होता है वो कहाँ पे हो जाता है, सीधे परिधि में आ जाता है, परिधि में, ठीक है ना। और इसमें जो केंद्रक होता है चिपक जाता है, क्योंकि उसके दबाव पड़ता है ग्लोब्यूल्स का, जो कोष्ठक होता है। तो ये एक कोष्ठकी होता है, इसको मोनोलोकुलर कहा जाता है। और जो भूरी वसा होती थोड़ी मोटी होती है, छोटी भी होती है, स्पेस कम लेता है इनकी अपेक्षा, ठीक है, और छोटी होती है, लेकिन इसमें एक कोष्ठक नहीं होते, इसमें छोटे छोटे जो है बहुत सारे कोष्ठक होते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन विशेषता दोनों की क्या होती है, इसमें इसकी अपेक्षा इसमें 20 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है। कितना? 20 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसको क्या कहेंगे, इसको मल्टीलोकुलर कहा जाएगा, मल्टीलोकुलर या बहुकोष्ठकी कहा जाएगा। तो आप देखे हैं, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जो कुबड़ होता है इनके ऊँट में पीठ में कुबड़ होता है ना, ये वसा के जमाव के कारण ही होता है। जो मरेनो भेड़ होता है, मरेनो भेड़ की जो पूंछ होती है काफ़ी मोटी होती है, उस किसके कारण होता है, वसा ऊतक के जमाव के कारण ही होता है। मछली में आप देखिए, जो व्हेल मछली है, व्हेल मछली की जो निचली वाली सतह है उसमें बहुत ज़्यादा वसा का जमाव होता है। बताते हैं कि एक टन, मतलब एक टन तक जो है वसा का जमाव होता है। तो फैटी ऊतक में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जालमय संयोजी ऊतक। क्या पढ़ेंगे? जालमय संयोजी ऊतक। जालमय संयोजी ऊतक, ठीक है, तीसरा है ये, जिसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जालमय संयोजी ऊतक है, जालमय संयोजी ऊतक, या इसको क्या कहा जाएगा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, आप इसमें पहले ध्यान से देख लीजिए। इन सबका जो आधारभूत पदार्थ होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। लेकिन इसमें जो आधारभूत पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो लसिका होता है, यानी कि लिम्फ होता है। इसमें ये लसिका भरा हुआ है, यानी कि लिम्फ भरा हुआ है। इसीलिए जो आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसको लिम्फॉइड टिश्यू भी कहा जाता है, यानी कि लसिका ऊतक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लिम्फॉइड। इसमें क्या भरा होता है, लिम्फ भरा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका आधारभूत पदार्थ लिम्फ होता है, लेकिन इन दोनों का आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें लिम्फ के अंदर देख रहे हैं जो जाल है, जो नेटवर्क है, जो इसमें कोशिकाएं होती इसी लिम्फ में ही पाई जाती हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू कहा जाता है। क्या बोलेंगे, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू भी कहा जाता है, यानी कि लसिका ऊतक। ये पाई कहाँ कहाँ पर जाती है, जो बोन मैरो है, बोन मैरो में भी पाई जाती है, यानी कि अस्थिमज्जा में, थाइमस ग्रंथि में पाई जाती है। और जो प्लीहा, टांसिल, लसिका ग्रंथि, इन सब का क्या बनाती है, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रेटिकुलर जो फाइबर होता उनका जाल बना होता, और जो कोशिकाएं होती खुद ये शाखान्वित होती हैं, और शाखान्वित होकर स्वयं भी एक जाल बना लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता है, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल, लिखना पड़ेगा, रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल। ये रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल जो होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये स्वयं किसी भी चीज़ में रूपांतरित हो सकता है, जैसे माइक्रोफेजेज कोशिकाएं, लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, वसा सेल, ब्लड वेसल, सब में स्वयं ये रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। आप जानते हैं कि मैक्रोफेजेज कोशिकाओं का क्या काम है, आपको ये भी पता है कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं, आपको ये भी पता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो ये सारी जो है, जो ऊतक होता है और इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है, अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। भाई
इसी माइक्रोफेजेज जो कोशिकाएं होती हैं, इसके कारण जैसे कि आप जानते ही हैं, शरीर में या आपके फेफड़े में जो धूल आते हैं, जो कुछ हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, स्वास्थ्य नली में चिपके रहते हैं, तो इसी टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं वो कुप्फर सेल में बदल जाते हैं। और कुप्फर सेल क्या करते हैं, इन हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रकार के जो ऊतक ही होते हैं या रेटिकुलर एंडोथेलियल जो सेल होते हैं, यही कुप्फर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि लीवर में यानी कि यकृत की सुरक्षा करते हैं हानिकारक पदार्थों से, जीवाणुओं से। और जो ब्लड में भी रुधिर में भी पाए जाने वाले जो मोनोसाइट्स होते हैं, इसी प्रकार के यानी रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल से ही रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है, जो हमारा जालमें संयोजी ऊतक है, ये शायद समझ चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।